Hello students, in last video we have discussed about the factor governing the strength of bromosid acid। तो हमने उसमें ये कुछ वैल्यूज़ देखी थी, प्रोटॉन एफिनिटी एंड चेंज इन प्रोटॉन गेन एंथैल्पी, ये कुछ इनके बीच में रिलेशन देखा था। फिर हमने क्या देखा, देन वी फाइंड आउट दिस रिलेशन। ठीक है, ये क्या था, प्रोटॉन एफिनिटी फॉर एनी एनायन या कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दैट एसिड प्लस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, ये सब रिलेशन कहाँ से आया था, ये साइक्लिक रिलेशन से मिला था बाय अप्लाइंग द हेस लॉ। तो जैसे ही हमने हेस लॉ अप्लाई किया था, ये इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन को पुट किया था इक्वल टू ज़ीरो। और ये हमें पता है कि चेंज इन प्रोटॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एनायन की इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी होती है। सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एनी एनायन इज इक्वल टू इट्स प्रोटॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको इसमें पुट करने के बाद हमें ये रिलेशन मिला, इक्वेशन मिली थी। और इस इक्वेशन का यूज़ करके हम कोई भी एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है, बेसिक है। तो हमने जनरल ट्रेंड देखा था, जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट की इंक्रीज़ हो रही थी, जिससे उसकी प्रोटॉन एफिनिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी। तो क्या हो रहा था, लेफ़्ट टू राइट जाने से एसिडिक हो रहा था। सेम टॉप टू बॉटम जाने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही थी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़। ये डिक्रीज़ होगी तो प्रोटॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ होने से एसिडिटी है टॉप टू बॉटम, वो क्या हो रही थी, इंक्रीज़। ठीक है, ये रिलेशन हमें मिले थे। फिर हमने ये कुछ और देखा था, जैसे हमने अभी जो भी प्रोटॉन एफिनिटी की बात की वो सिर्फ गैसेस फेज में थी। फिर हमने एक्वस में देखा था। तो एक्वस में हमने देखा था कि अगर किसी का प्रोटॉन एफिनिटी वाटर से कम है, मीन्स इस वैल्यू से कम है, तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, वाटर में H+ दे देगा। या फिर उसका प्रोटॉन एफिनिटी इससे ज़्यादा हो, इस वैल्यू से 1188 से ज़्यादा है, तो वो क्या है, एज ए बेस एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर पा रहे थे कि एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट can be rationalized in terms of an electrostatic model which the solvent is treated as continuous dielectric model medium। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी इफ़ेक्ट होता है सॉल्वेंट का, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल से रैशनलाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी दो चार्ज है किसी मीडियम में प्रेजेंट है, जिसका परमिटिविटी का वैल्यू ये है, उनके बीच की डिस्टेंस ये है, तो उनमें जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बिक अट्रैक्शन होगी वो किसके इक्वल आएगी, प्रोडक्ट चार्ज का डिवाइड बाय 4πε/r। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगा, इंटरेक्शन क्या होगा उतना ज़्यादा। ठीक है, ये सब हम देखेंगे जब हम पोलर सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द सॉल्वेशन ऑफ ए गैस फेज आयन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो ये कह रहा है कि जब भी कोई भी गैस फेज आयन है, एनायन हो या कैटायन हो, जब भी उसको किसी लिक्विड में डालोगे, कोई भी हो, चाहे वाटर हो, अमोनिया हो, तो उसका जो सॉल्वेशन एनर्जी जो रिलीज़ होगा वो एनर्जी क्या होगा, एक्सोथर्मिक। देखो, हमने कई बार एक टर्म यूज़ करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कब होती है, जब वो सॉल्वेंट वाटर हो। जैसे किसी आयन को, गैस फेज आयन को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन वो सॉल्वेंट अगर वाटर के अलावा कुछ और है, अमोनिया, एसिटाइलिन या कुछ और हो, तो उस टाइम पे हम उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। दोनों सेम ही चीज़ें हैं, जस्ट वाटर है तो हाइड्रेशन बोल दिया और कोई और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन बोल दिया। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ आयन, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बॉन्डिंग बिटवीन द आयन एंड द सॉल्वेंट। ये कह रहा है कि जो सॉल्वेशन एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ आयन। फिर और किस पे डिपेंड करेगी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द सॉल्वेंट, एंड और किस पे डिपेंड करेगी, द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बॉन्डिंग बिटवीन द आयन एंड द सॉल्वेंट। तो जैसे ही आयन वाटर या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, आयन और उस सॉल्वेंट के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग है उस पर डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट का परमिटिविटी का वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा, वो आयन कितना डिज़ोल्व होने के बाद सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज़ कर रहा है।
और किस पे डिपेंड करेगा, उसकी रेडियस पे। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, रेडियस, रिलेटिव परमिटिविटी एंड स्पेसिफिक बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग कैसे भी हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये सब आपको डिपेंड करेगा आप कौन सा सिचुएशन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में, the Gibbs energy of solution of ion can be identified as the energy involved in transferring the anion from a vacuum into a solvent of relative permittivity. Okay. तो ये क्या कह रहा है, saying the Gibbs energy of solution of ion can be identified as the energy involved in transferring the anion from a vacuum into a solvent by relative permittivity. तो ये हम देख चुके हैं वैसे जैसे बॉन्ड लैंडे इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी आयनिक बॉन्डिंग में, बॉन्ड लैंडे इक्वेशन, तो वहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आया था कुछ ऐसे, मीन्स जो यहाँ पे क्या थी, लैटिस एनर्जी U0 इज इक्वल टू माइनस एवोगैड्रो नंबर चार्ज नंबर स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन आर, और फिर ये क्या था 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, ऐसा कुछ हमें रिलेशन मिला था, नहीं वो रिलेशन ऐसा कुछ नहीं था, इट वाज डिफरेंट। ओके, तो वो हम देखेंगे। तो ये रिलेशन है बॉन्ड इक्वेशन, डेल्टा सॉल्वेशन जी नॉट माइनस एन ए जेड प्लस ई स्केयर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर। ये थोड़ा डिफरेंट है बॉन्ड लैंडे इक्वेशन से, उससे अभी रिलेट मत करो। यहाँ पे z क्या है, चार्ज नंबर ऑफ आयन, r क्या है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ आयन इन सॉल्वेंट, na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से अब देखेंगे, यहाँ पे देखो जो इस इक्वेशन में एवोगैड्रो नंबर है ई स्क्वायर 8 पाई है, रेडियस है और रेडियस और जेड स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब चीज़ें क्या रहेंगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मतलब कोई भी आप आयन लो, लिथियम लो, सोडियम लो, उन सब के लिए ये सब वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ ये दोनों वैल्यूज चेंज होंगी क्योंकि चार्ज चेंज होगा और रेडियस चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं, तो डेल्टा जी नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो ये इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि स्मॉल साइज एंड हाईली चार्ज आयन आर स्टेबलाइज इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है और ये एनर्जी नेगेटिव में थी। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डेल्टा जी नॉट होगा, जितना ज़्यादा डेल्टा जी नॉट नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव में आएगा जो भी आएगा, उतना क्या होगा, रिएक्शन फेवरेबल होगी। हमारी रिएक्शन क्या है, हमें आयन को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, तो ये जितना नेगेटिव आएगा उतना वो फेवरेबल होगा। तो जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ है, आर जितना कम है, ये ज़्यादा हो गया, हाईली चार्ज मतलब जेड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये नेगेटिव होता जाएगा और ज़्यादा ही पोलर सॉल्वेंट में उसकी आयन की सॉल्युबिलिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज। फिर है बॉन्ड इक्वेशन आल्सो शोज दैट द लार्जर द रिलेटिव परमिटिविटी मोर द नेगेटिव वैल्यू। एक और चीज़ ये कहता है कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगा एप्सिलॉन आर का, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। देखो इस एक्सप्रेशन में अब ये वैल्यू है, अब ये किसी सॉल्वेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये वैल्यू क्या आएगी, उतनी स्मॉल आएगी क्योंकि डिस्प्रपोर्शन में है। तो जितनी ज़्यादा स्मॉल आएगी उतना ही कम 1 से माइनस होगा, तो उतना जितना कम माइनस होगा दैट मीन्स ये उतना ही ज़्यादा रहेगा वैल्यू, कि जिस सॉल्वेंट की एप्सिलॉन आर वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका डेल्टा जी सॉल्वेंट क्या आएगा, उतना ही ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, उतना ज़्यादा आयन सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी। तो किसी भी सॉल्वेंट में हमें आयन ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व करवाना है, ज़्यादा इफेक्टिवली डिसॉल्व करवाना है, तो उस सॉल्वेंट का जो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लार्ज। जैसे वाटर है, वाटर का कितना होता है 82 एप्सिलॉन, तो वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर करो अदर सॉल्वेंट, जैसे एसिटाइलिन है या फिर अमोनिया से कंपेयर करोगे तो उनसे ज़्यादा है काफ़ी। नेक्स्ट है डेल्टा जी नॉट सॉल्वेशन इज चेंज इन मोलर गिव्स एनर्जी व्हेन एन आयन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम गैस फेज इनटू एक्वस सॉल्यूशन। तो डेल्टा जी नॉट सॉल्वेशन क्या है, जब हम किसी आयन को गैस फेज से एक्वस सॉल्यूशन में लेके आते हैं।
A large negative value of delta Z naught favors the formation of ion in solution compared with the gas phase। मतलब ये वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो आयन एक्वस फेज में क्या है या उस सॉल्वेंट के अंदर उतना ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू गैस फेज। ठीक है। द इंटरेक्शन ऑफ चार्ज आयन विद द पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा चार्ज आयन का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा रिलेटिव टू द पेरेंट HA एंड एज ए रिजल्ट द एसिडिटी ऑफ HA इज एनहांस्ड बाय द पोलर सॉल्वेंट। तो इस इंटरेक्शन के बेस पे कह सकते हैं कि कोई भी एसिड है वो ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट में एसिडिक होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये HA है, वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, ये जनरल मैंने लिया है, तो ये ब्रेक होगा किस में? इन दोनों में। अब देखो मान लो ये इक्विलिब्रियम में है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर हम कह चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या करता है, कोई भी हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नली, ये उसको अपोज करेगा। अब मान लीजिए मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, इसको स्टेबलाइज करता जाऊँ, इसको जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करूँगा ये फ्रीली उतना अवेलेबल नहीं रहेगा बैकवर्ड जाने के लिए, तो जितना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेगा कि इक्विलिब्रियम इसको अवेलेबल करवाएगा। इसको अवेलेबल कैसे करवाएगा? इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में प्रोसीड करवा के, और ये रिएक्शन जितना फॉरवर्ड में जाएगी उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से करो, आप इसको समझ सकते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो के इक्विलिब्रियम है वो हमेशा कोई भी एक्सटर्नल चेंज है जो इस पाथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा उसको ये क्या करेगा? अपोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, इसको स्टेबलाइज करेंगे ये माइनस को, तो जैसे ही उसको स्टेबलाइज करेंगे ये लेस अवेलेबल रहेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए H3O+ के साथ रिएक्शन करने के बाद। तो उस क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए के इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करवाएगा। इंक्रीज़ कैसे करवाएगा? ये रिएक्शन जैसे ही इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड जा रही है। तो ये आया समझ में? तो यही सब कह रहा है कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आयन के साथ उतनी ज़्यादा आयन क्या होगा? स्टेबलाइज होगा, जिससे जो एसिड है वो और ज़्यादा अमाउंट में कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, जिससे वो और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसके बाद में क्या कह रहा है? ऑन द अदर हैंड द इफेक्टिव प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ ए न्यूट्रल बेस B इज़ हायर देन इन गैस फेज बिकॉज the conjugate acid H+ is stabilized by the solvation because a cationic acid such as ammonium ion is stabilized by the solvation. The effective proton affinity of its conjugate base is higher than its gas phase. The acidity of cationic acid is therefore lower by proton solvent. यहाँ पे हम प्रोटॉन एफिनिटी से समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई बेस है अमोनिया और इसकी जो प्रोटॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या है? लार्ज। प्रोटॉन एफिनिटी की वैल्यू लार्ज है, दैट मीन्स ये ईजिली H+ लूज नहीं करेगा। ईजिली H+ लूज नहीं करेगा, दैट मीन्स ये क्या है? एसिड वीक एसिड है, दैट मीन्स, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए इसने सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लिया और किस में कन्वर्ट हो गया? NH4+। तो NH4 में कन्वर्ट हुआ, पहले ये न्यूट्रल था, अब देखो न्यूट्रल है वो पोलर सॉल्वेंट में लेस डिज़ोल्व होगा, लेकिन जो आयनिक फॉर्म है, चार्ज्ड फॉर्म है, वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी? ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। तो जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल किसी भी पोलर सॉल्वेंट में जाएगा तो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि अमोनिया की एक्वस सॉल्वेंट में प्रोटॉन एफिनिटी लार्ज है और गैस फेज में क्या है? कम। ये गैस फेज में थी और ये एक्वस में है। ओके, तो ऐसे आप समझ सकते हो। जैसे एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन वो मतलब सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लेगा और आयन बन जाएगा। आयन क्या होता है? ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है, ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, दैट मीन्स वो ज़्यादा फेवर कर रहा है कि उसके पास प्रोटॉन आए, मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। और कोई भी एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को रिलीज़ करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इससे आप कह सकते हो कि प्रोटॉन एफिनिटी क्या है? NH3 की ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बना है वो क्या है? सॉल्वेंट के द्वारा ज़्यादा स्टेबलाइज है।
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोंसिड एसिड। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे एक्वा एसिड, हाइड्रोक्सो एसिड एंड ऑक्सो एसिड आर टिपिकल स्पेसिफिक रीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कुछ एसिड है जैसे एक्वा एसिड, हाइड्रोक्सिड और ऑक्सो एसिड, जिनको हम यूज़ करेंगे। लार्जेस्ट क्लास ऑफ एसिड इन वाटर कंसिस्ट ऑफ स्पीसीज दैट डोनेट प्रोटॉन फ्रॉम OH ग्रुप अटैच टू ए सेंट्रल एटम। ए डोनेबल प्रोटॉन ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड एसिडिक प्रोटॉन। मतलब जितने भी एसिड होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो किस फॉर्म में रहते हैं, वो कुछ ऐसे रहते हैं कि मतलब जो सेंट्रल एटम है उससे OH ग्रुप अटैच रहता है, और इस OH का जो ये H है वो क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है, और उसी की वजह से वो पूरा सिस्टम क्या होता है, एसिडिक। तो देखते हैं, देयर आर 3 क्लास ऑफ एसिड टू कंसिडर। पहली है एन एक्वा एसिड इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन ए वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड टू ए सेंट्रल मेटल आयन। तो एक्वा एसिड कौन से हैं, कि जो एसिडिक प्रोटॉन है वो किसके ऊपर है, वाटर के ऊपर, और वो वाटर किससे अटैच है, किसी सेंट्रल मेटल आयन से बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये ई मान लीजिए सेंट्रल एटम है, वाटर इससे अटैच है, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या है कि इसमें जो वाटर के अंदर जो प्रोटॉन है वो क्या है, एसिडिक। तो जैसे ये डिज़ोल्व होगा, मीन्स ये भी एक्वस में है, जैसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे और तो क्या हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोनियम आयन ब्रेक होके अलग हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, EOH माइनस में। इसका एग्जांपल है जैसे ये है आयरन वाटर 6 मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, चार्ज आयन पे चार्ज क्या है 3+। तो वाटर के अंदर जैसे डिज़ोल्व करेंगे क्या होगा, इसके जो प्रोटॉन है वो क्या है, मोर एसिडिक है, तो क्या होगा, H+ निकल जाएगा बाहर। तो H+ क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, H3O+, और बचा क्या इसमें, मतलब एक ही वाटर मॉलिक्यूल एसिडिक प्रोटॉन वाला है, तो 5 तो एज इट इज़ रहेंगे, और वो प्रोटॉन निकलने के बाद क्या बचा, OH माइनस, और वो एक माइनस इस 3+ में से कम कर देगा, तो बचा क्या 2+। तो ये कह सकते हैं कि इस मेटल से अटैच जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें जो प्रोटॉन है वो क्या है, एसिडिक। इसका नेम क्या है, हेक्सा एक्वा आयरन 3 आयन। फिर दूसरा कैटेगरी है, दूसरा क्लास है इसका हाइड्रोक्सो एसिड। जैसे पहले वाले का नाम क्या था, एक्वा एसिड, अभी क्या है, हाइड्रोक्सो एसिड। इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप विदाउट ए नेबरिंग ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन किस पे था, वाटर मॉलिक्यूल में जो किसी कैटायन से अटैच था, यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मीन्स सेंट्रल एटम है और उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो इनके अंदर जो प्रोटॉन वो क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। थर्ड है ऑक्सो एसिड। ठीक है, क्लास इन विच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद ए ऑक्सो ग्रुप अटैच टू इट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो एसिडिक प्रोटॉन है वो सेंट्रल कैटायन पे है, यहाँ पे सल्फर मान लीजिए कैटायन है, और ये कुछ ऐसे है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके नियर में क्या है, ऑक्सो ग्रुप। इसमें क्या थे, ऑक्सो ग्रुप नहीं थे इसके नियर में, ये कुछ ऐसे था, OH 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 OH। तो यहाँ पे क्या था, विदाउट ऑक्सो ग्रुप, और ये क्या है, विद ऑक्सो ग्रुप। तो ये प्रोटॉन क्या है, एसिडिक, तो ये इजीली क्या आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ये पूरा ग्रुप क्या है, एसिडिक। ओके, नेक्स्ट है द 3 क्लासेस ऑफ एसिड। जो हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं, कौन कौन सी, पहली एक्वा, दूसरा ऑक्सो, और तीसरी कौन सी थी, तीसरा था हाइड्रोक्सी एसिड। सो 3 क्लासेस ऑफ एसिड कैन बी रिगार्डेड एज सक्सेसिव स्टेज इन द डिप्रोटोनेशन ऑफ एक्वा एसिड। तो ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी एक्वा एसिड लोगे तो उसमें से जैसे जैसे आप H+ निकालते जाओगे वो क्या होगा, तीनों क्लासेस आ जाएंगी। जैसे स्टार्टिंग में एक्वा एसिड लिया, उसे प्रोटॉन निकाला, किस में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोक्सो एसिड। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे EH2 है, इसे प्रोटॉन निकालेगा, ये क्या बनेगा, EOH। अब ये क्या ग्रुप बन गया, हाइड्रोक्सो ग्रुप। अब दोबारा इससे H+ निकालो, ये क्या बनेगा, EO। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सो एसिड। मतलब ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल अटैच करो, ठीक है, और यहाँ पे साथ में OH लगा लो।
तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके, ठीक है। EH2 है आपके पास, प्रोटॉन निकाला, ये कुछ ऐसे चेंज हुआ, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड, और ये क्या है, ऑक्सो एसिड। तो इसका एग्जांपल ये दिया हुआ है, रुदेनियम 6 कोऑर्डिनेटेड है, 4 लिगेंड और 2 H वाटर है, 4+ इस पर चार्ज है। जैसे 2 प्रोटॉन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, 2 ऑक्सो ग्रुप है। ये इसका नाम क्या होगा, एक्वा एसिड, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू सेंट्रल मैटम। ये क्या होगा, हाइड्रोक्सी एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेंट्रल मैटम से अटैच है। फिर और H+ निकालो, क्या बनेगा, एक H+ जैसे निकालोगे ऑक्सो एसिड बनेगा। यहाँ पे ऑक्सो है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये है तीनों क्लासेस को एक ही मॉलिक्यूल से रीड करने का बेटर वे। तो नेक्स्ट है द एक्वा एसिड आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेंट्रल एटम इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स कोई भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, उससे क्या फॉर्म होगा ज़्यादा, एक्वा एसिड। आगे है ऑफ S and D ब्लॉक मेटल एंड ऑफ मेटल ऑन द लेफ्ट ऑफ द P ब्लॉक। तो मतलब जो भी S and D ब्लॉक है मेटल है, वो क्या बना रही है, एक्वा एसिड, जब वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और क्या कह सकते हैं, जो P ब्लॉक की जो लेफ्ट में जितने भी हैं, मान लो मैं यहाँ बनाता हूँ पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे, तो ये सब D ब्लॉक है, ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, और ये क्या है, P ब्लॉक, और ये हैलोजन ग्रुप है। तो ये सब क्या बनाएंगे, एक्वा एसिड। साथ ही इसमें जो भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, वो सब एक्वा एसिड बनाएंगे। लो कौन से होंगे, जो लेफ्ट में होंगे वही लो है, या फिर जो मतलब मिडिल वाले छोड़ के, मिडिल वाले सारे हाई ऑक्सीडेशन वाले कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे मैग्नीज का है, क्रोमियम का है। बाकी जिंक, कॉपर या स्कैंडियम, टिटानियम, ये सब क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या बनाने हैं, एक्वा एसिड। साथ ही जो P ब्लॉक में जो लेफ्ट में है एलिमेंट, वो सब क्या बनाएंगे, एक्वा एसिड। फिर आगे है इसमें ऑक्सो एसिड आर कॉमनली फाउंड वेयर द सेंट्रल एलिमेंट इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे एक्वा एसिड कब बन रहे थे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सा एसिड कब बनेंगे, जब सेंट्रल मैटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, हाई। इसका जस्ट अपोजिट है एन एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ P ब्लॉक में फॉर्म एन ऑक्सो एसिड इन वन ऑफ इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कह रहा है कि P ब्लॉक के जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो राइट वाले हैं, P ब्लॉक में जो राइट साइड में जो एलिमेंट हैं, वो क्या बनाएंगे, ऑक्सो एसिड। और वो भी कब, मतलब एक ही एलिमेंट की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो उनमें इंटरमीडिएट है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या बनाएंगे, ऑक्सो एसिड। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, -1 से 7 +7 तक। तो इसकी मिडिल वाली चाट लो, मिडिल वाली क्या है, ये +5 में है। तो ये क्या बना रही है, ऑक्सो एसिड। ये ऑक्सो एसिड कैसे है, स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाएंगे, ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ कुछ लोन पेयर रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑक्सो एसिड। तो एक्वा एसिड कब बनेगा, जब S ब्लॉक हो, D ब्लॉक के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल, या फिर P ब्लॉक के लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट होंगे, तो वो सब क्या बनाएंगे, एक्वा एसिड। ऑक्सो एसिड कौन बनाएंगे, जो P ब्लॉक के राइट में जो एलिमेंट हैं, उनके इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे ऑक्सो एसिड। ओके, थैंक यू।